हेलो फ्रेंड्स, हम सब ने कभी ना कभी अपने घर वालों से पैसे लेकर कोई मार्केट में गया होगा। मार्केट में जाकर किसी ना किसी सामान को हम खरीद के लाए होंगे और जो पैसे हम घर वालों से लेते हैं सामान खरीदने के बाद वो पैसा आके हम उससे हिसाब देना पड़ता है। मान लीजिए हमने 100 रुपये लिए थे तो हम यहाँ पर जाके अपनी माँ या फिर अपने फादर को, जिसने भी हमें ये पैसा दिया था, हम ये जाकर ये हिसाब देते हैं ताकि उन पैसों का गलत इस्तेमाल ना किया। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है हमारा जो सरकार चला रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चलाते हैं, वो क्या वो लोग किसी को भी ये हिसाब देते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, सरकार जो पैसा खर्च करती है वो पैसा सही तरह से खर्च हुआ है कि नहीं, उससे इस देश को फायदा हुआ है कि नहीं, क्या इसको हिसाब लेने के लिए कोई है? तो आगे इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारी जो सरकार है वो हिसाब किससे देती है। तो फ्रेंड्स, सरकार की खर्च के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि सरकार पैसे कमाती कहाँ से है। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे बजट जो होता है 1 रुपए का बजट होता है, जहाँ पर हर चीजें ये दिखाया जाता है कि पैसे कहाँ से आते हैं। तो फ्रेंड्स, अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। तो फाइनली अगर देखा जाए तो सरकार का जो मेन इनकम का सोर्स है, या फिर ऐसे कह सकते हैं एक ही ऐसा सोर्स है जहाँ से गवर्नमेंट पैसा कमाती है, वो है देश के लोग। जी हाँ फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी अगर आपको लग रहा है कि दे रहा है तो फिर ये गलत है, क्योंकि कंपनी जो है जो पैसा देगा, कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट के लिए आए, तो वो फुकट में गवर्नमेंट को क्यों पैसा देगा? कंपनी जो पैसा गवर्नमेंट को देती है वो इनडायरेक्ट टैक्स की तरह लोगों से लेती है। जैसे कि कोई अगर आप कुरकुरे पैकेट खाते हैं तो आपको वहां पर लिखेगा 5 रुपए का पैकेट है, लेकिन उसमें ये लिखा होगा कि इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, यानी कि आप यहाँ पर टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो ये पैसा डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास ना जाकर जाती है कंपनी के पास, और कंपनी ये पहुंचा देती है गवर्नमेंट के पास। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो पैसा है वो इनडायरेक्टली हम ही देते हैं। सरकार को चलाने के लिए पैसे सब लोग ही देते हैं, यहाँ से सरकार पैसा कमाती है। तो फ्रेंड्स, खर्च कैसे करती है? तो फ्रेंड्स, अगर आपने इंडियन सिस्टम को सही तरह से समझा है तो फिर आपको पता होगा कि जो पैसा देता है, कौन देता है? पब्लिक देता है। यहाँ पर ओनर है पब्लिक, और पब्लिक ने किसे यहाँ पर चुना है ये सब देख रेख करने के लिए? प्राइम मिनिस्टर। देश की उन्नति के लिए वो यहाँ पर पैसे खर्च करेंगे। तो सारे डिपार्टमेंट पीएम अकेले नहीं देख सकते, तो इसलिए वो क्या करते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री डिवाइड करके उन्हें काम दे देते हैं। जैसे कि एक हो गया फाइनेंस मिनिस्टर, एक हो गया डिफेंस मिनिस्टर, एक हो गया एजुकेशन मिनिस्टर। इसी तरह के अलग अलग मिनिस्ट्री होती हैं, उन्हें यहाँ पर पैसे दिया जाता है। पैसे कौन देता है फ्रेंड्स? फाइनेंस मिनिस्टर। जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो यहाँ पर पैसा कलेक्शन करता है, और पैसा कलेक्शन करने के बाद अलग अलग मिनिस्ट्री, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री को, एजुकेशनल मिनिस्ट्री को, और जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं उन्हें ये पैसा दिया जाता है ताकि वो लोग खर्च कर पाए। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जान लिया कि सरकार जो है वो पैसे कैसे कमाती है और उसको पैसे को खर्च कैसे करती है। अब हमें ये जानना है कि ये जो पैसा वो खर्च करती है ये सही तरह से खर्च हुआ है कि नहीं, ये कैसे हमें पता चलेगा? ऐसा नहीं कि आप अपना बाइक उठाए और चले जाए पार्लियामेंट और वहां पर जाके एक मंत्री से पूछने लगे कि बताओ भाई पैसा कहाँ खर्च हुआ। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान पर ऐसा एक डिपार्टमेंट बनाया है जो कि सरकार से ये पूछती है कि आपने ये जो पैसा खर्च किया है कहाँ कहाँ खर्च किया है, और इसका सही इस्तेमाल हुआ है कि नहीं वो ये देखते हैं। और इसका नाम है CAG, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो मिनिस्ट्रीज हैं ये अपने पैसे सही तरह से खर्च करते हैं कि नहीं, ये कौन देख रहा है? CAG देख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये कब देखेगा? मान लीजिए कोई मिनिस्टर ने ये बोला कि मैं यहाँ पर 1000 करोड़ यहाँ पर इस कंपनी में खर्च करना चाहता हूँ, या फिर इस यहाँ पर खर्च करना चाहता हूँ, इससे देश को फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, क्या यहाँ पर CAG आके ये बोलेगा कि आप ये खर्चा नहीं कर सकते, ये गलत होगा? नहीं फ्रेंड्स, भारत में यही संविधान कहता है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, और ये जो ब्यूरोक्रेट्स है, ये जो IAS ऑफिसर्स हैं, ये CAG कौन होता है? एक IAS ऑफिसर होता है। तो ये यहाँ पर पब्लिक काम में यहाँ पर दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो मिनिस्टर कौन होता है? एक MP होता है। मिनिस्टर को किसने चुना है? हम लोगों ने चुना है। लेकिन ये जो CAG होता है ये एक IAS ऑफिसर होता है। इसे किसने चुना है? इसे हमने नहीं चुना है। ये एक एग्जाम क्लियर करके आया है जिसे UPSC एग्जाम बोला जाता है, यानी सिविल सर्विस बोला जाता है। ये एक एग्जाम क्लियर करके आया है, इसलिए इसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि लोगों के द्वारा चुना गया मिनिस्टर को ये बोल सके कि आप यहाँ पर खर्च नहीं कर सकते। वो मिनिस्टर जो है वो अपने हिसाब से कहाँ पर खर्च करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यहाँ पर कहाँ खर्च करेगा। तो फिर CAG यहाँ पर कहाँ आता है? हिसाब कब देगा? हिसाब वो तब देगा जब मिनिस्टर खर्च कर लेंगे, तब वो हिसाब देंगे CAG को। यानी मान लीजिए यहाँ पर 1000 करोड़ इन्होंने एक कंपनी में लगा दिया, और उन्होंने ये बोला कि 1 साल के बाद हमें 120 करोड़ का मुनाफा होगा, यानी 1120 करोड़ इस कंपनी से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो CAG है वो यहाँ पर आके देखेगा
कि क्या हमें 1120 करोड़ मिले हैं या नहीं, और वो ये भी देखेगा क्या उस कंपनी को 1000 करोड़ दिए गए हैं या फिर मिनिस्टर ने यहाँ पर 100 करोड़ अपने प्रॉफिट के लिए रख लिया है। तो फ्रेंड्स ये सब यहाँ पर देखता है कौन, सीएजी। अगर फायदा नहीं हुआ है तो फिर ये एक स्कैम की तरह देखा जाता है, यानी उस मिनिस्टर ने सही तरह से काम नहीं किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सीएजी है यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उन्हें जब पता चलता है कि ये जो 1000 करोड़ फाइनेंस मिनिस्टर ने मान लीजिए यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर को दिया था एजुकेशन में खर्चा के लिए, तो वहां पर जो है उन्हें लगता है कि 100 करोड़ यहाँ पर खर्चा सही तरह से नहीं हुआ है, और यहाँ पर जो है उन्हें लगता है कि ये जो खर्चा 1000 करोड़ का हुआ है, यहाँ पर एक्चुअल जो खर्चा था वो 900 करोड़ का होना चाहिए था, लेकिन 100 करोड़ यहाँ पर एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है। या फिर वो ऑडिट करते हुए ये पाते हैं कि ये जो 100 करोड़ का हिसाब है वो मिनिस्ट्री सही तरह से नहीं दे पा रही है। तो वो क्या करेंगे, तो जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा वो आके हर मिनिस्ट्री को ऑडिट करेंगे। सिर्फ हर मिनिस्ट्री को ही नहीं, गवर्नमेंट के हर बॉडी, वो हर कंपनी को भी करेंगे जहां पर गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है। यहाँ तक कि सरपंचों का ऑफिस भी, जो गाँव के सरपंच होते हैं उनका ऑफिस भी यहाँ पर ऑडिट किया जाता है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ घोटाला हुआ है, यहाँ पर कुछ काम हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि ये पैसा जो है ये पब्लिक का पैसा है, वो सही तरह से खर्चा नहीं हुआ है। तो वो क्या करेंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे। उस रिपोर्ट में वो ये लिखेंगे कि उन्हें कहाँ पर गलती लगता है कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने गलती किया है, यहाँ पर उन्होंने सही तरह से इस पैसे को खर्चा नहीं किया है या फिर उन्हें स्कैम लगता है। तो वो उस रिपोर्ट को किसे देंगे, क्या प्राइम मिनिस्टर को देंगे? नहीं, वो ये रिपोर्ट देंगे प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, ये रिपोर्ट लेके पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, पार्लियामेंट में जितने भी एमपीज होते हैं उनमें से कुछ एमपी, राज्यसभा से कुछ सदस्य आकर पीएसी बनता है। पीएसी क्या होता है, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। तो ये जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर पीएसी के पास दिया जाएगा। पीएसी में कौन कौन होता है फ्रेंड्स, मैक्सिमम यहाँ पर 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें लोकसभा से आते हैं 15 मेंबर, राज्यसभा से आते हैं 7 मेंबर। तो अगर आपको लगता है कि क्योंकि ये खर्चा सरकार कर रही है तो यहाँ पर जरूर विरोधी बैठे होंगे जो कि ये देखेंगे कि सरकार सही तरह से खर्चा कर रहा है कि नहीं। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बीजेपी के भी सदस्य हो सकते हैं, उसके 12 मेंबर यहाँ पर बीजेपी के हैं। अभी हमारे जो अपोजिशन के मेजोरिटी किसके पास है, कांग्रेस के पास है, तो इसलिए अभी जो इसका चेयरपर्सन है वो कांग्रेस के पास है। जब सीएजी आके प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दे देगा, प्रेसिडेंट इनको वो रिपोर्ट देंगे कि आप देखिए इन्हें लगता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर तो इनके पास तो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये तो आम लोग हैं जो कि जिन्हें लोगों ने चुना है। तो यहाँ पर फिर वो सीएजी से पूछेंगे कि सीएजी भाई बताओ, ये जो तुमने बोला है कि ये स्कैम हुआ है, तुम्हें क्यों लगता है कि ये स्कैम है और इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर सीएजी जो है वो बताएगी पीएसी को, पीएसी कमेटी को कि ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो है ये जेपीसी को ये इन्वेस्टिगेशन दे देंगे, जेपीसी यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेगी। यहाँ पर जिस मिनिस्ट्री पर यहाँ पर लगा होगा आरोप उसे भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। यानी मान लीजिए एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर ये एलिगेशन लगे हैं तो फिर उन्हें भी मौका दिया जाएगा कि अब वो अभी ये बताएं क्या प्रॉब्लम है। अगर वो यहाँ पर सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाते हैं तो फिर ये एंड में जाएगी सीबीआई के पास। सीबीआई का एक डिपार्टमेंट होता है जो होता है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या यहाँ पर 100 करोड़ का घोटाला सच में हुआ है या नहीं हुआ है। अगर उन्हें ऐसा कुछ प्रूफ मिलता है जो इन्वेस्टिगेशन होती है तो फिर वो जाएंगे जुडिशियरी के पास यानी सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर देखेगी कि क्या यहाँ पर सच में घोटाला हुआ था या नहीं। अगर वो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर मिलता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था तो फिर सुप्रीम कोर्ट कानूनन वो सजा सुनाएगी। जो भी हम लोग पैसा देते हैं सरकार चलाने के लिए, उससे खर्च करने के बाद उसका हिसाब कौन लेता है, ये सीएजी डिपार्टमेंट है जो कि हिसाब लेती है सरकार से कि क्या सरकार ने पैसा सही तरह से खर्च किया है या नहीं। लेकिन बीच में ये आके नहीं बोल सकता कि सरकार आप यहाँ पर खर्च मत कीजिए, ये सही नहीं है, ये पावर इसके पास नहीं है और ये नहीं बोल सकता। तो फ्रेंड सबसे फेमस आपने सुना होगा 2G स्कैम। 2G स्कैम जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट के वक्त हुआ था। ये जो स्कैम का रिपोर्ट है ये किसने दिया था, सीएजी ने दिया था। जब ये सब हो गया फाइनेंशियल ईयर के बाद, ये स्कैम होने के बाद सीएजी ने ये बोला कि यहाँ पर कुछ स्कैम हुआ है, इसलिए उन्होंने ये रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को दिया, प्रेसिडेंट ने ये रिपोर्ट पीएसी को दिया, पीएसी ने जेपीसी को दिया और जेपीसी के बाद ये केस। तो ये जो 2G स्कैम है इसे लोगों के सामने किसने लाया था, सीएजी। मान लीजिए अगर सीएजी नहीं होता
तो फिर ये 2G स्कैम ऐसा कुछ हुआ है, ये लोगों के सामने नहीं आता। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मिनिस्टर को, जो ये मिनिस्टर थे, इनको क्लीन चिट दे दिया कि यहाँ पर कोई करप्शन नहीं हुआ है। कम से कम लोगों को ये पता तो चला कि ये कुछ गलत हो रहा है। तो अगर CAG नहीं होता तो जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने हिसाब से खर्च करेंगे, अपना घर के लिए कोई बिल्डिंग बना लेंगे, अपना स्विमिंग पूल बना रहे हैं पब्लिक के पैसे से, तो उनको हिसाब भी तो देना चाहिए ना, क्या खर्चा यहाँ पर हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि CAG का यहाँ पर काम क्या है और इसको कितने पावर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। डॉक्टर आम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था, उन्होंने भी ये कहा था कि ये जो डिपार्टमेंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर जो मिनिस्टर्स है वो इनको लुभाने की कोशिश करे, उन्हें बोले कि आप यहाँ पर हमारा काम कर दीजिए, हम आपको कुछ पैसे दे देंगे, या फिर हम आपको आपके रिटायरमेंट के बाद ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दे देंगे, आप बिंदास वहां पर रहकर काम कीजिए और अपना लाइफ एंजॉय कीजिए, ऐसा कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे बचाने के लिए एक रूल बनाया गया। रूल क्या है कि जो भी CAG होंगे वो रिटायर होने के बाद वो और कोई गवर्नमेंट बॉडी में नहीं जा सकते, ये उनका फाइनल होगा। ये रिटायर हो गए तो सरकार के लिए जितना भी करना था उनका कर लिया आप लोगों के लिए, अब वो जाके रिटायर होके पेंशन लेके बैठेंगे। उन्हें अब किसी भी गवर्नमेंट बॉडी में यहाँ पर उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। उसी तरह उन्हें डराया भी जा सकता है, आप यहाँ पर अगर हमारे हिसाब से काम नहीं करेंगे तो हम आपको यहाँ पर निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मान लीजिए कोई मिनिस्टर का यहाँ पर काम उन्होंने पकड़ लिया, CAG ने पकड़ लिया, तो वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पर चाहते हैं कि इसको निकालो, इसको निकाल के दूसरा कोई बैठा दो। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये किस लिए नहीं हो सकता? क्योंकि संविधान में ये लिखा गया है कि 6 साल तक इनका टेन्योर जो है वो फिक्स होगा, यानी 6 साल तक इनका टेन्योर जो है फिक्स होगा, या फिर 65 ईयर्स जो भी पहले आता है। यानी मान लीजिए कोई IAS ऑफिसर 50 साल में यहाँ पर बनता है CAG, तो फिर ये कब तक यहाँ पर सर्विस करेगा? 56 ईयर्स तक यहाँ पर ये CAG बना रहेगा, उसके बाद रिटायर ले लेगा। या फिर अगर कोई यहाँ पर 62 ईयर में बनता है यहाँ पर CAG, तो फिर उसके पास कितने 6 साल तो वो यहाँ पर सर्विस नहीं कर सकता, वो 65 ईयर्स तक उसका 3 साल में ही रिटायर हो जाएगा। और एक बात क्या है फ्रेंड्स, जो यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं, जो सैलरी दिया जाता है, जो पेंशन मिलता है, जो अलाउंसेस मिलता है और उसको जो फैसिलिटी मिलते हैं, वो यहाँ पर बजट में नहीं होता है। वो ऑलरेडी यहाँ पर फिक्स बजट है कि उन्हें इतना पैसा दिया जाएगा, और वो बजट से पहले ये डिस्कस कर दिया जाता है कि उन्हें इतना पैसा ऑलरेडी दिया जाएगा, ताकि उनके ऊपर कोई प्रेशर ना आए कि सैलरी बंद हो जाएगा या फिर उन्हें निकाल दिया जाएगा। वो इंडिपेंडेंटली यहाँ पर अपना काम कर सके। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि इन्हें बिल्कुल भी नहीं निकाला जा सकता। इन्हें निकालने के लिए वो प्रोसेस उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है जितना कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालना। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर इनको निकालने के लिए बहुत ही बिल्कुल डिफाइंड यहाँ पर लिखा गया है कि यही क्राइटेरिया प्रूव होने के बाद आपको गवर्नमेंट नहीं निकालेगी, जो पार्लियामेंट होगा वो यहाँ पर निकालेगा। गवर्नमेंट का यहाँ पर रोल नहीं होगा। पार्लियामेंट को अगर यहाँ पर लगता है कि इसने गलत किया है तो फिर इन्हें कौन निकालेगा? पार्लियामेंट निकालेगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कैसे पब्लिक का पैसा जो है वो गवर्नमेंट खर्च करती है, और जो पैसा खर्च करता है उसे हिसाब लेने के लिए CAG एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जो कि ऑटोनोमस रहना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इससे आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।